और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, आज मुख्यमंत्री का दौरा भी है, किस तरह का ये दौरा खास माना जा रहा है? जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री 12 बजे के करीब जो है चिन्याली शोर में पहुंचेंगे। वहाँ पे जो जन जन के द्वार जन जन की सरकार का एक कार्यक्रम है, उसमें जो है प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ में जो जिले के अधिकारी हैं उनसे भी वो जो है वहाँ पे उनकी भी वहाँ पे मीटिंग लेंगे। और साथ ही साथ में जो अब जो आगामी 4 धाम यात्रा जो आने वाली है, तो क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री इसी जनपद में पड़ते, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का यहाँ पे आना और जो 4 धाम में जो तैयारियां चल रही है उसको भी जो है उसकी भी जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही साथ में जो है जो दराली आपटा का जो है कुछ फंड जो है वो लोग जो है मांग रहे हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो जो स्थानीय जो लोग हैं दराली आपदा प्रभावित, उनसे भी उनकी मुलाकात हो सकती है। जी दीपक, जिस तरह से जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम जारी है, तो ऐसे में क्या माना जा रहा है, किस तरह से लोगों को सुविधाएं भी मिल रही हैं? और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं जनता के बीच में, तो किस तरह की बातें वो मुख्यमंत्री के सामने करेंगे? क्या फरियादियों की समस्याएं भी अभी तक सामने आई हैं? किस तरह के मुद्दे जो हैं वो सीएम धामी के सामने रखेंगे? जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं कि लगभग 8 से 10 ऐसे शिविरों में मैं गया, खुद ही मैंने अटेंड किए। और इनमें सबसे बात सामने आई तो मैं अगर उत्तरकाशी जनपद, यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या बिजली, पानी और सड़क, ये 3 मुद्दे जो है हर जगह मुझे जो देखने को मिले। तो अगर मैं चिराली शोर की बात करूं, जहाँ पे सीएम पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सड़कें तो है लेकिन सड़कों की बदहाल स्थिति है। और जो दूरस्थ क्षेत्र का है वहाँ पे जो जल जीवन मिशन चला था, तो उसमें भी जो है कहीं न कहीं कई खामियां पाई गई। तो सबसे बड़े जो मुद्दे मुख्यमंत्री धामी के सामने यही आएंगे कि जो है सड़क और पानी और बिजली, इन तीनों को जो है हर जगह जो है देखा जा रहा है। और यहाँ भी लगता है कि यही आएगा सामने। जी जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, चारधाम यात्रा में हेली सेवा होगी और सुरक्षित। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में पहली बार ले गए एटीसी सिस्टम। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अब मिलेगी पल पल के मौसम की जानकारी। धुंध और बारिश के बीच हेलीकॉप्टर उड़ानों पर रहेगी कड़ी निगरानी। पिछले साल हुए हादसों के बाद डीजीसीए और यूकाडा अब सख्त हो गया है। सिरसी और सहस्त्रधारा के बाद अब धामों में भी एटीसी व्यवस्था, हेलीकॉप्टर की लाइव ट्रैकिंग से हर मूवमेंट पर नजर रहेगी। 25 फरवरी तक केदारनाथ हेली सेवा का टेंडर भी पूरा हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर मौसम का मिजाज अगर बदलेगा तो हेलीकॉप्टर उड़ानों पर उस समय खास निगरानी जो है वो भी रखी जाएगी। और पिछले साल जो हादसे हुए उसको लेकर अब डीजीसीए सख्त नजर आ रहा है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की अब व्यवस्थाएं की जा रही हैं चारधाम यात्रा में जो यात्री पहुंचेंगे उनको हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कराने को लेकर? देखिए विशाल, चारधाम यात्रा में हेली सेवा जो होगी उसको सुरक्षित करने के लिए जो है इस बार एटीसी सिस्टम जो है वो लगेगा। पहली बार एटीसी सिस्टम लगने जा रहा है, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से जो है पूरा जो हेली सेवा है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। मौसम की जानकारी दी जा सकेगी, फॉग रहेगा नहीं रहेगा उसकी जानकारी दी जा सकेगी। यानी कि सुरक्षित यात्रा हो उसको लिए लेकर जो है एटीसी कमांड कंट्रोल जो सेंटर होता है, जिसको एटीसी जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो करता है, वो जो है स्थापित किया जाएगा। और निश्चित तौर से इससे काफी फायदा निकलता हुआ सामने आएगा, क्योंकि पिछले साल हादसे के बाद जो है डीजीसीए और यूकाडा सख्त है और कहीं ना कहीं इस तरह के फैसले उन्होंने लिए हैं। यात्रा अधिक ना हो, कम से कम जो नियम बनाए गए हैं उनके तहत यात्रा हो, उसके लिए पूरी प्लानिंग जो है वो उनकी ओर से की गई है। उसी के चलते जो है सिरसी सहस्त्रधारा के बाद अब धामों पे एटीसी व्यवस्था की जाएगी। हेलीकॉप्टरों की लाइव ट्रैकिंग, हर मूवमेंट पर नजर रखा जाएगा। और 25 फरवरी तक केदारनाथ हेली सेवा का टेंडर भी पूरा हो जाएगा। सीओ पूर्व सुरक्षा व्यवस्था का काम जारी किया जा रहा है। खराब मौसम में जो है उड़ान की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए विशाल, अगर देखा जाए तो एटीसी का सीधे तौर पर जो है काम यही होता है कि उससे पहले अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही जो है जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भर पाता है। वो पूरी मौसम की जानकारी रखने के बाद ही उड़ान का जो है समय निर्धारित किया जाता है। उनकी ओर से जब अनुमति दी जाती है तभी उड़ान भर पाते हैं। तो निश्चित तौर से यात्रा जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। इससे पिछली यात्राओं में जो है काफी हैवी आशाएं देखने को मिली।
योगेश, ऐसे में कि टेंडर प्रक्रिया जो जारी है वो कब तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की भी तिथि अब आ गई है। तो ऐसे में क्या माना भी जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं और कब तक ये टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? और क्योंकि जब टेंडर प्रक्रिया होती है तो सभी अपने नॉर्म्स भी बताते हैं किस तरह के रहेंगे, तो क्या उस दौरान भी इस तरह की कुछ चीज़ों को मांगा जा सकता है कि आप इनको पूरा फुलफिल करें? देखिए बिल्कुल 25 फरवरी तक केदारनाथ हवेली सेवा का टेंडर पूरा होना है और ऐसे में जिस तरह से जो है नॉर्म्स की बात आ रही है उसको लेकर के जिस तरह से कुछ बदलाव भी देखने को मिले थे कि सिर्फ दिन में 4 ही उड़ान भर पाएंगे, उसके लिए यात्रियों की समय संख्या भी जो है वो समय और संख्या दोनों कम की गई थी। तो निश्चित तौर पर जो है विशाल इसमें जो है यात्रा को सुरक्षा बनाने के लिए कि सुरक्षित यात्रा कर सके लोग, क्योंकि पिछली बार जो हादसे उनसे जो है कहीं ना कहीं सही उसके बाद देखने को मिल रही है और उससे सबक भी लिया जा रहा है। इसीलिए एटीसी जो है जो सेंटर है वो स्थापित करने की बात आ रही है और निश्चित तौर पर जो नॉर्म्स है उसके साथ और एटीसी के साथ जो है पूरी तरह से समन्वय और कहीं ना कहीं जो ये कहा जा रहा है कि उड़ान भरने के बाद जो है पूरी तरह से टेक्निकल जो होगा वो उसको पूरी तरह से मुआयना करेगा कि कहीं कोई तकनीकी खराबी तो नहीं आई है उड़ान के दौरान, तो वह भी तमाम चीजें रहेंगी। इसका पूरा जो है जो ये एटीसी सेंटर है इसका बनाया जाएगा, इससे कहीं ना कहीं पूरे अगर यात्रा को देखा जाए तो सुरक्षित करने का जो पहलू है वो निश्चित तौर पर सही रहेगा, क्योंकि जो है उड़ानें जो है एटीसी के बिना अनुमति के नहीं हो पाएंगी और इससे सुरक्षित यात्रा हो पाएगी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड में अचानक बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ से लेकर मैदान तक घने बादलों का डेरा। तो कई जिलों में बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के भी आसार। पारे में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट भी दर्ज की गई है। दिन में बड़ी ठंड और फिर से सर्दी का सितम भी जारी नजर आने लगा है। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। कुछ जिलों में मौसम शुष्क भी रहेगा लेकिन ठंड बरकरार रहेगी। और मौसम विभाग ने आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार रात राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी वार्ड, दवा वितरित केंद्र, स्वच्छता व्यवस्थाओं और मरीजों का उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का भी जायजा इस दौरान लिया है। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधे बातचीत कर इलाज, दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में भी फीडबैक लिया है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने रानीखेत तहसील और उप निबंधक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय में रखे पुराने अभिलेखों को भी देखा है। अभिलेखों के सुव्यवस्थित रूप से संरक्षण की समीक्षा इस दौरान की गई है। तहसील न्यायालय में दायर वादों की विस्तार से समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कई प्रकरणों के लंबे समय से लंबित पाए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा समय से लंबित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर 45 से 60 दिवस के भीतर सुनिश्चित किया जाए। आयुक्त ने उप निबंधक कार्यालय और संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय का भी निरीक्षण इस दौरान किया है। हमारा पड़ोसी बच्चा था, मैं नाथ गोस्वामी हूँ और ये ठाकुर के बारे में क्या? देखिए, तहसील में आप जानते हैं कि आम लोगों के रोज़ रोज़ के काम पड़ते हैं, विशेषकर ज़मीनों के दाखिल खारिज के मामले हों, चाहे 143 के मामले हों। तो इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब के स्तर से भी इस बात पे जोर दिया गया कि इन मामलों का निस्तारण उचित समय में होना चाहिए, सही समय पे होना चाहिए और उसमें पूरी पारदर्शिता भी होनी चाहिए। तो आज तो पहले मैंने तहसील कोर्ट का इंस्पेक्शन किया। इसमें जो मामले पुराने हैं, जो मतलब आप कहेंगे कि 2 साल से ज़्यादा पुराने हैं, ऐसे लगभग 6-7 मामले हैं जिसमें मुझे लगता है कि इनको और जल्दी किया जा सकता था। तो यहाँ पे जो तहसीलदार हैं उनको हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि अगले 45 से 60 दिन के बीच इन सारे मामलों को निस्तारित कर दें और किसी भी मामले में अनावश्यक रूप से तिथि देना उचित नहीं है, क्योंकि जो लिटिगेंट है उसको अगर टाइमली जस्टिस नहीं मिलता तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। और खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस नशों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। दरअसल भादराबाद के पास चेकिंग के दौरान 2 लोग संदिग्ध घूमते पाए गए। ऐसे में पुलिस ने घेराबंदी कर एक को पकड़ लिया और दूसरा इस दौरान फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने करीब 21 किलो अवैध गांजा भी बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अपील करते हुए कहा है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दे।
उत्तराखंड में 9 से 13 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 11 मार्च को सीएम धामी बजट पेश करेंगे। ये 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसलिए इसे बेहद अहम भी माना जा रहा है। उत्तराखंड सरकार आगामी बजट से पहले प्री बजट कंसल्टेशन के माध्यम से विभिन्न वर्गों से सुझाव ले रही है। व्यापारी, किसान, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी प्राथमिकताओं को समझा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी वर्गों के विचारों के आधार पर संतुलित और जनहितकारी बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। बजट सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न आयामों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर सियासी हलचल का केंद्र बनने जा रही है। 9 से 13 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 11 मार्च को सीएम पुष्कर सिंह धामी वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये धामी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसीलिए हर घोषणा और हर आंकड़े पर राजनीतिक नजरें टिकी हैं। पिछले वर्ष राज्य का बजट 1.01 लाख करोड़ रुपए था। इस बार सरकार ने बजट को बढ़ाकर 1.15 से 1.20 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने की तैयारी की है। युवाओं के रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यटन और बुनियादी ढांचे पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। सरकार ने इस बार जीरो बेस्ड बजटिंग की नीति अपनाई है, यानी कोई भी योजना सिर्फ परंपरा के आधार पर बजट में शामिल नहीं रहेगी। विभागों से खर्च का विस्तृत हिसाब मांगा जाएगा और थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहली बार महिलाओं के लिए अलग से जेंडर बजट डेटा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च का पृथक ब्यौरा भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने 7 फरवरी को चंपावत के बनबसा में बजट संवाद कार्यक्रम आयोजित कर किसानों, उद्योगपतियों, महिला स्वयं सहायता समूह और विशेषज्ञों से सुझाव लिए। सरकार का दावा है कि इस बार बजट फाइलों से ज्यादा जमीन की जरूरतों पर आधारित होगा। मुझे लगता है कि पूरे दिन भर का अगर कार्यक्रम होता तो बहुत सारे सुझाव और आते और विस्तार से आते। मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध जन हैं, ऐसे विद्वान हैं, जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, जो पूरे दिन भर इस पर लेक्चर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसकी भी हमें आवश्यकता है और समय की भी अपनी सीमा है, तो उसके अनुसार आप सब लोगों ने फिर भी बहुत अच्छे सुझाव दिए। बहुत सारे लोगों के अभी सुझाव आने रह गए, लेकिन मेरी आप सबसे ये बहुत विनम्र आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जिनके सुझाव नहीं आ पाए, जिनके मन में जो विचार आए हैं, अगर वो विचार यहाँ पर दे देंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग एक जो नया करने की, अच्छा करने की एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और ये जो भी सुझाव आपके आए हैं, ये हमारे बजट को और अधिक व्यवहारिक बनाएंगे, जनोपयोगी बनाएंगे। बजट सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विधानसभा सचिवालय को अब तक 500 से अधिक प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। सत्र शुरू होने में अभी समय बाकी है, ऐसे में प्रश्नों की संख्या और बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं, विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी में है। जारी अधिसूचना के अनुसार 9 मार्च राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 10 मार्च अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव व चर्चा होगी। 11 मार्च वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। 12-13 मार्च बजट पर सामान्य चर्चा और विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। राज्य सरकार के उन दावों पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। जनता से राय लेकर बजट तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नौटियाल का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है कि जनता से राय लेकर बजट तैयार किया जा रहा है। क्या सरकार जनता के पास जाएगी
तो जनता पूछेगी कि डबल इंजन वाली सरकार होने के बाद भी महंगाई चरम पर क्यों है। जनता पूछेगी कि गैस सिलेंडर 1000 रुपए में क्यों खरीदना पड़ रहा है। जनता पूछेगी कि बिजली दर क्यों लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जनता बहुत कुछ उम्मीद करती है, लेकिन सरकार जनता की नहीं बल्कि मंत्री और नेताओं के लिए करेगी। अगर आपको वाकई जनता के बीच में जाकर कुछ पूछना है तो आप जनता के बीच में जब जाएंगे तो जनता आपसे कहेगी भैया गैस सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, हमें 500 रुपए का चाहिए। तो आप क्या कर पाएंगे? जनता तो बहुत कुछ चाहती है। आप बिजली के दर रोज बढ़ा रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। जनता कब चाहेगी कि बिजली आप महंगी कर दो? आप पानी के बिल इतने इतने लोगों के घर में भेज रहे हैं, जनता कभी चाहेगी? जनता तो बहुत कुछ उम्मीद करती है कि आप जनता के लिए करें, पर आप जनता के लिए करेंगे नहीं। आपका बजट जो है अपने मंत्रियों के लिए और अपने लिए है, अपनी सरकार को बनाने के लिए है। आप सिर्फ दिखावा करते हैं, जनता के बीच में जाने की बात करते हैं, पर असली में आप जनता से बहुत दूर है। गैरसैंण में इस बार भी सियासी गर्मी देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष पहले से ही सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहा है। कई बार विपक्ष सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुका है। 16 फरवरी को ही देहरादून में लोक भवन कूच के दौरान कई मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया था। लिहाजा सत्र के दौरान अंकिता भंडारी केस, किसान आत्महत्या मामला, महंगाई, महिला अपराध, बेरोजगारी, पलायन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पिछले दिनों राजधानी देहरादून में हुई गैंगस्टर की हत्या ने उस अभियान के दावों की पोल खोलकर रख दी जिसे लेकर अधिकारी बड़ी बड़ी बातें करते थे। सीएम के आदेश पर प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाया गया, लेकिन अभियान के बावजूद राजधानी में ही एक ऐसा व्यक्ति रह रहा था जिस पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। अब डीजीपी के आदेश पर ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया है। उत्तराखंड में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी के आदेश पर अब ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया है, जिसके बाद मौजूदा वक्त में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत 2186 बाहरी लोगों का सत्यापन किया गया और अनियमितताएं पाए जाने पर 191 व्यक्तियों पर 83 पुलिस एक्ट में चालान भी किया गया। लेकिन सवाल उठ रहा है, पहले ही ये सत्यापन अभियान क्यों नहीं सुचारू किया? ऑपरेशन क्रैकडाउन की मुहिम में वेरिफिकेशन का एक इंटेंसिव ड्राइव देहरादून पुलिस चला रही है, जिसमें अभी तक 2000 से ज़्यादा लोगों का वेरिफिकेशन किया गया था, जिसमें करीब 20 लाख से ज़्यादा का चालान भी वसूला गया है और इसमें 81 पुलिस एक्ट के साथ साथ अन्य धाराओं में भी जो संदिग्ध मामले हैं उस पर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन क्रैकडाउन एक वृहद स्तर पर चलाया जाने वाला अभियान है जो अगले 1 माह तक लगातार चलेगा और इसमें न सिर्फ किराएदारों के सत्यापन के साथ साथ जो संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध लोग यहाँ रह रहे हैं और जिनकी आइडेंटिटी संदिग्ध है और उनको वेरिफिकेशन किया जाना ज़रूरी है, हमारी टीमें अलग अलग जगह पे हमारे सर्कल अफसरों के नेतृत्व पे ये कार्रवाई करेगी और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ इसका असर आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। वहीं इस विषय पर भाजपा के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि समय समय पर प्रशासन सत्यापन अभियान चलाता है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार सत्यापन अभियान को और अधिक गहनता से चलाया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शरण न ले, उसके लिए राज्य से जुड़े पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की भी आवश्यकता है। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में वर्तमान में हुई घटनाओं के बाद सत्यापन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा रहा है। नहीं, देखिए सत्यापन समय समय पर होता है, लेकिन उसको बहुत गहनता से किया जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। और आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली बार जब आप लोगों ने मुझसे बात की तो मैंने कहा था एक बड़ा अभियान इसका लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई कितने लोग अवांछित लोग हमारे क्षेत्रों में हैं और इसके लिए हमको जो स्टेट्स हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं उनका जो इंटेलिजेंस है, उनका जो उससे भी फीडबैक लेना पड़ेगा, उनके साथ भी सामंजस्य बिठा कर काम करना पड़ेगा और उसी के तहत आज आप देख रहे हैं कितने लोग बाहर से निकल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई आज हो रहा है ना तो कर तो रहे ना, पहले भी होता था, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमको बहुत गहनता से करना पड़ रहा है, तो सरकार उस ओर आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर हरिद्वार में भी व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी नवनीत सिंह की अगुवाई में जांच की जा रही है। सुबह से ही पुलिस टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया।
किराएदारों, मजदूरों और बाहरी व्यक्तियों की जांच की जा रही है। घरेलू सहायिकाओं और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। कई जगह बिना वेरिफिकेशन पाए गए लोग चिन्हित भी किए गए। लापरवाही पर मकान मालिकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। बिना पुलिस सत्यापन के किराएदार रखने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई गई। उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में भी जांच की जा रही है। अभियान के दौरान घर घर जाकर बाहरी राज्यों और अन्य जनपदों से आकर रह रहे किराएदारों का सत्यापन किया जा रहा है। किराएदारों से आवश्यक दस्तावेज और पहचान पत्रों की गहन जांच की जा रही है। वहीं जिन मकान मालिकों ने अब तक किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस द्वारा इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारे द्वारा जो सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है वो ऐसी पॉकेट छांटी गई है जिसमें जो बाहर के व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर आके निवास कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो बाजपुर वाला क्षेत्र है, इसमें आप देख लीजिए, जो दोराया वाला क्षेत्र हो गया, पट्टी वाला क्षेत्र हो गया, तो ये वाले क्षेत्र ऐसे हैं जो यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर से टच करते हैं और काफ़ी सारे जो व्यक्ति हैं वो बाहर के व्यक्ति यहाँ पर आके निवास करते हैं और काम आदि भी करते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि व्यक्तियों को जो जहाँ पर जिनकी दुकानों में ये लोग काम कर रहे हैं या कोई ऐसे मकान मालिक जिन्होंने इन्हें अपने घर किराए पे दे रखे हैं, उनके अगर सत्यापन नहीं कराए गए हैं तो इसमें पुलिस बहुत सख्ताई से कार्य कर रही है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई पाए जाएंगे जिनका सत्यापन नहीं हो रखा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। और साथ में ऐसे दुकानदार, ऐसे मकान मालिक या कोई ऐसे व्यवसाय जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को जिनका सत्यापन नहीं हो रखा है, उन्होंने अपने घर पे या दुकान पे इन व्यक्ति को रख रखा है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुलिस लगातार एक महीने का सत्यापन अभियान चलाएगी। तो मेरा समस्त नागरिकों से भी यह अनुरोध है कि कृपया करके आपके घर पे जो भी किराएदार रह रहे हैं या आपके व्यवसाय में कोई भी ऐसे व्यक्ति जो बाहर के व्यक्ति है, जो यहाँ पर के रहने वाले नहीं है, तो वो अगर काम कर रहे हैं तो कृपया करके उनका नियम अनुसार थाने से सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। सवाल ये है कि आखिर क्यों मौजूदा वक्त में पूरे प्रदेश में ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि महीने से चले आ रहे सत्यापन अभियान की आपराधिक तत्वों की पहचान क्यों नहीं होती। सीएम आदेश देते हैं तो कुछ समय तक अभियान पर जोर दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। और अगर ऐसा नहीं है तो देहरादून में ही वर्षों से झारखंड के गैंगस्टर की पहचान तक क्यों नहीं हो पाई, जिसके ऊपर झारखंड के 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।